नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने है, लार्वा, बटरफ्लाई एंड एग। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, बटरफ्लाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बटरफ्लाई का जो फाइलम है वो क्या है। बटरफ्लाई का जो फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ की कई सारी स्टेजेस होती है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में अगर हम बात करें, जैसे एक जाइगोट है, जाइगोट आगे चल के फिर जो है वो एक भ्रूण जो होता है वो आगे जाके आपके लीजिए एक बच्चे का रूप ले लेता है। ठीक है, एक वो चाइल्ड हो गया, उसके बाद फिर वो उसकी एडोलेसेंस की एज आती है, वो यंग होता है, फिर वो एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद फिर वो उसकी जो बूढ़ा अवस्था है या वृद्धावस्था है ना, जिसको हम ओल्ड स्टेज कह सकते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी ह्यूमन की स्टेज है। ऐसे ही बटरफ्लाई की जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले एग आता है। ठीक है, सबसे पहले एग आएगा। एग जो होता है, एग से बनता है लार्वा। देखिएगा, एग से बनता है लार्वा। ठीक, लार्वा से बनेगा क्या, लार्वा से आप ध्यान से समझिए कि लार्वा से बनेगा और के बाद बनेगा फिर वो बटरफ्लाई। ठीक है, 4132 यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वैसे ही होगा। ठीक है, सीक्वेंस ही आपको मेंटेन करना है। लिखा है पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, है ना। सबसे पहले क्या होगा, पॉपुलेशन होगी, बहुत सारी जनसंख्या आ जाएगी, तो पॉपुलेशन यानी कि सबसे पहले 2 नंबर। पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन में अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कि गरीबी होगी, बेरोजगारी होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर आ गया भाई। इसके बाद जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्या होगी, गरीबी होगी, यानी कि पॉवर्टी आ जाएगी। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब एक हो गया। तो अगर गरीबी है तो गरीबी की वजह से कई सारे रोग लग सकते हैं, डिसीजेस आ जाएंगी, यानी कि 5 नंबर। और फिर डिसीजेस हैं तो डिसीजेस से एट लास्ट अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसे डेथ भी हो सकती है, यानी कि 3। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 कहाँ पर है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2 4 1 5 3, तो यही आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। लिखा हुआ है कि छात्रों की एक पंक्ति में ए सी से पीछे है। अगर ऐसी बात है तो सी को आगे कर लीजिए, ए को पीछे कर दीजिए। बी डी के आगे है, बी जो है वो डी से आगे है तो बी को आगे रखो, डी को बाद में कर दो। और सी डी के पीछे है, सी जो है वो डी के पीछे है, तो आप देखो बी डी सी हो जाएगा। और सी के पीछे कौन था, ए था, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो पंक्ति में सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान सवाल था ये तो। आइए इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बी से ए बड़ा है, कौन बड़ा है, ए। तो बी से ए बड़ा है तो ए पहले आएगा, परंतु सी से छोटा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी से ए तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। एक बार इंग्लिश में पढ़िए, ए इज ओल्डर देन बी बट यंगर देन सी। यानी कि ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, इसका मतलब सी यहाँ पर आएगा। और वैसे भी जो बट नाम का वर्ड होता है, याद रखेंगे, स्टेटमेंट में, इंग्लिश स्टेटमेंट में सबसे जो कह लीजिए पहले लिखा होता है उसके लिए। ठीक है, लिखा हुआ देखिए कि डी इज यंगर देन ई, तो यानी कि डी ई से छोटा है। इसको यहाँ पर लिख लो भाई, ई बड़ा होगा डी छोटा होगा, बट ओल्डर देन ए। ठीक है, डी जो है वो ई से तो छोटा है लेकिन वो ए से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे ए आएगा। अब आप देखो ई डी ए है और यहाँ पर सी ए बी है ना, यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब एक बात तो कंफर्म है कि ए से बड़ा है कौन, डी, और ए से यहाँ पर ई भी है ना, तो मतलब ई और डी जो है वो ए से बड़े हैं। ठीक है, तो इसको भी हमने नीचे लिख लिया। लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि इफ सी इज यंगर देन डी, यदि सी जो है वो डी से छोटा है। अब आप देखो सी डी से छोटा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा। आपसे कह रहा है हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो भाई जी सबसे जो ओल्डेस्ट आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ, वो बेटा ई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये जो सवाल आप देख रहे हो ये रैंकिंग और एन ऑर्डर बेस का सवाल है। आपसे कह रहा है कि किसी पंक्ति में ए जो है वो दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। ये पहले इसको बना लेते हैं। मान के चलिए कि जैसे ये लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, आपको पता है। तो किसी पंक्ति में ए दाईं ओर से, दाएं मतलब यहाँ से, ठीक है। तो लेट्स से मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे ए होगा। ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं ए की, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोजीशन है वो 11वें नंबर पे है। आपसे कहता है कि उसी पंक्ति पे बी जो है वो दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, और एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हैं। आई गेस कुछ यहाँ पर चेंज होगा। इन रो ए इज इन द 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा ये देखो गलत है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे गलत थोड़ा दे रखा है। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेते हैं। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन रो ए इज 11th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से यानी कि यहाँ कहीं पे आप को ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पोजीशन है ना वो 11 दे रखी है। बी इज इन द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। बी जो है राइट हैंड से कितने पोजीशन पे है, 10वें पोजीशन पे है। ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब आपसे कहता है कि इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यदि वे अपने स्थान आपस में बदल लें, यानी कि ए के प्लेस पे बी आ जाए और बी के प्लेस पे ए आ जाए, इस तरह से। तो आपसे बोलता है then A becomes 18 from the left hand। ये जो A है ना वो लेफ्ट हैंड से आपका कितना हो जाता है, 18th हो जाता है। इस तरह से कहा गया। अब आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो अदर देन A एंड B। वहां पर कितने लोग हैं A और B के अलावा। हम एक काम करते हैं, पहले टोटल जो लीजिए लोग हैं इस पूरी की पूरी पंक्ति में उन्हें निकाल लेते हैं, और उसके बाद A और B को माइनस कर देंगे तो हमें A और B के अलावा जो लोग बैठे हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आइए देखिए कैसे करेंगे। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पोजीशन की, इस पोजीशन की, देखिए ये हमें पता है कि राइट से कितनी है, राइट से 10 है, और यही पोजीशन हमें पता है लेफ्ट से भी कितनी है, 18। अब जानते हैं कि अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट कितना है भाई, लेफ्ट से अगर आप देखो तो लेफ्ट से भाई 18 है, राइट से कितना है भाई 10 है, माइनस 1। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 28 माइनस 1, तो इसका मतलब हो गया 27। तो जल्दी से बताइए टोटल लोग कितने हैं, 27। अब इन 27 में एक तो ए है और एक बी है, तो माइनस करने पड़ेंगे। तो जब आप 27 में 2 को माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 25 पे, यानी कि सही आंसर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अमित है, अमित की जो आयु है वो सुमित की आयु के बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई जो अमित है और जो सुमित है, ठीक है, इन दोनों की आयु तो बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख दो यहाँ पर एक दूसरे के नीचे, ये वे जुड़वा हैं, ठीक है, ट्विंस हैं। ऋचा सुमित से छोटी है। अब आप देखो ऋचा अगर छोटी है सुमित से तो ऋचा यहाँ पर आएगी, इसका मतलब वो अमित से भी छोटी हो जाएगी। ऋचा ज्योत्ना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है, तो ऋचा सौरभ से बड़ी है, तो यानी कि यहाँ कहीं पे सौरभ आ रहे होंगे। ठीक है, तो उसने बोला है सुमित ज्योत्ना से छोटा है। अब आप देखो सुमित अगर ज्योत्ना से छोटा है तो यहाँ पर आ जाएंगी ज्योत्सना। ठीक है, और ये वाली बात भी सही हो गई, ऋचा जो है वो ज्योत्ना से छोटी है। देखो ऋचा ज्योत्सना से छोटी है। तो आपसे कह रहे हैं कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो वैसी बात है पूरे को अगर आप देखें तो ज्योत्सना ही सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्योत्सना विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 54। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन चिन्ह है ना उसके प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मार्क था और आपको बताना था कि कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इस इमेज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए था, लाइक दिस। ठीक है, और ये बीच में इस तरह से डायगोनल था। ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड एक और सवाल, इस सवाल को देखें आप सभी। जो 59 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो देखो नॉन वर्बल रीजनिंग को करने का सबसे बेहतर अप्रोच होती है कि आप मिरर इमेज का यूज करें। अगर ऐसी बात है, देखो इसको आप यहाँ ऐसे मिला दो तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब आप इसको यहाँ पर इसको ऐसे मिला दोगे और इसको यहाँ पर आप ऐसे मिला दोगे, यानी कि ये चीज चाहिए। तो आप देखो ये आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ये इतना आपने खुद से ड्रॉ करा है, तो ये जहां पर होगा वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, सिर्फ इसमें है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर लेंगे, आसान सा सवाल है मेरे ख्याल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ एक सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है। देखिए 2 है, 10 है, 20 है और 68 है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं बेटा 1 का क्यूब प्लस 1। ऐसे ही हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2। 20 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3। और 4 ये 68 को हम क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब प्लस 4। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले में क्या हो जाएगा बताओ, अगले वाले में 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। तो अगले में आएगा 5 का क्यूब प्लस 5। 5 का क्यूब होता है 125 और प्लस को 5 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 130। यानी कि जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो 130 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो 2, 4, 10, 22, 42 और 72। अब इसमें क्या करेंगे लॉजिक देखो ध्यान से। 2 की अगर हम बात करें तो 2 को तो आप ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है। हाँ, देखो 2 से रिलेटेड चीजों को समझते हैं। 2 प्लस आप करो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। अब 4 मिल गया, अब 4 से आगे बढ़ो। 4 प्लस अगले में क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 और प्लस 4 10 मिल गया आपको। फिर अगले में देखो 10 आ गया, अब 10 से आगे बढ़ो। 10 प्लस 3 का स्क्वायर करो प्लस 3 कर दो, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 12 और 10 हो गया आपका 22। 22 आ गया, अब 22 से आगे बढ़ो। 22 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 4 20, 20 और 22 हो गया आपका 42। 42 से आगे बढ़ोगे तो 42 प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 करेंगे, ये हो गया आपका 30। 30 प्लस 42 होता है 72, जो कि आ रहा है। अब आप 72 से जब आगे आओगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे आप, तो 36 और 36 प्लस 6 42। तो आप देखिए 72 प्लस 42 कितना होता है भाई, 114। ठीक है, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 114 जो है ये सही आंसर होगा। देखो यार ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिक है, इसको ध्यान से करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो अगले सवाल की हम बात करें तो अगले सवाल 56 में हमसे क्या कह रहा है, 5417 इस तरह से पूरी एक लंबी सी सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से ऐसे कितने 4 हैं जिसके ठीक पहले 8 या 3 हो, 8 या 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक बाद में 1 हो। पहले तो आप देखो 4 को देखो, ये है 1 4, उसके बाद 4 ये है 1 4 4। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि सबसे पहले आप 4 इकट्ठे कर लो कि 4 कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, 4 इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी काम बाद में देखते हैं। अब उन 4 आप यहाँ पर इरेज कर दोगे जिनके पहले 8 या 3 नहीं है। इस 4 के पहले 5 है ना, इसको हटाओ। 4 के पीछे 6 है, पहले हटाओ। 4 के पहले 9 है, हटाओ। 4 के पहले 3 है, हो सकता है। 4 के पहले 8 है, हो सकता है। 4 के पहले 9 है ना, हटाओ। 4 के पहले 3 हो सकता है। 4 के पहले 6 हटाओ। 4 के पहले 1 है, हटाओ उसको। 4 के पहले 8 है, हो सकता है। 4 के पहले 8 है, हो सकता है। यानी कि यहाँ तक तो अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है। अब आप यहाँ पर उन 4 को हटाओगे जिनके बाद में 1 नहीं है। देखो इस 4 के बाद तो 1 है, 4 के बाद 1 नहीं है, इसको हटाओ। इस 4 के बाद 1 नहीं है, इसको हटाओ। इस 4 के बाद 1 है, इस 4 के बाद 1 है। यानी कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप देखो, यानी कि ऐसे कितने हमें मिल गए पेयर, 1 2 और 3, तो 3 पेयर मिल गया ना। तो यहाँ पर आंसर 2 नहीं, यहाँ पर आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सीरीज का सवाल है, इसे कहते हैं हम बेसिकली रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इसमें रिपीट करे जाते हैं बहुत सारे लेटर्स। तो आइए देखते हैं इसको। अगर आप देखो यहाँ पर तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं यहाँ पे। ऐसी सीरीज को करने का मेन जो कह लीजिए तरीका होता है वो ये है कि आप इसको ब्रेक कर लीजिए। जैसे 12 है, 12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 4 में ब्रेक कर सकते हैं। तो इनको 4 4 में ब्रेक कर दो। अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि यार लास्ट में यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो शायद यहाँ पर भी बी आएगा, तो यहाँ बी कर लो। स्टार्टिंग देखो यहाँ पर ए से है, यहाँ पर ए से है, तो शायद यहाँ पर भी ए आएगा। इस तरह से इनको करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि यार यहाँ पर भी सी हो और यहाँ पर भी सी हो, तो ए बी सी भी बना। और यहाँ पर भी देखो अगर आप बी ले आओ तो ए बी सी भी बना, और यहाँ पर भी बी ले आओ तो ए बी सी भी बना। यानी कि लॉजिक क्या बन रहा है, ए बी सी बी और ऐसे ही बाद में ए बी सी बी, आपका मेन लॉजिक है। तो अगर आप देखें तो हमें क्या चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए जो बीच वाले हैं, यानी कि सी बी बी सी ए बी सी। तो सी बी बी सी ए बी सी,
मतलब ए बी सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है ना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आपका एक वैसा ही मिसलेनियस क्वेश्चन होगा जिसमें अल्फाबेट जो आपके वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने लेटर्स हैं, जल्दी से एक बार काउंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है भाई हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसमें 24 है तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 4 4 में। तो 4 ये ब्रेक हो गया, 4 ये ब्रेक हो गया, फिर ए बी सी डी यहाँ 4 ब्रेक हो गया, यहाँ 4 ब्रेक हो गया, यहाँ 4 ब्रेक हो गया, और इस तरह से ये पूरा ऐसे का ऐसे चल रहा है। अब आप देखो ए डी बी है तो हमें यहाँ पर क्या मिसिंग है, शायद सी मिसिंग है, सी ए सी है, डी है, क्या मिसिंग है बेटा, यहाँ बी मिसिंग है। यहाँ ए और सी डी है तो क्या मिसिंग होगा, बी मिसिंग होगा। ऐसे डी सी बी है, क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। डी बी सी है, क्या मिसिंग है, ए। बाकी सी बी डी है तो कंप्लीट है। एक बात समझ में आ गई हमें कि यहाँ पर ए बी सी डी को ही हमें क्या करना है, देखना है। यानी कि जो मिसिंग लेटर है उसको लिख दीजिए, बस उससे आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या हमें चाहिए, सी बी बी ए और ए, ये हमको चाहिए। जहां पर भी हमको ये मिल जाएगा वो हमारा सही आंसर माना जाएगा। तो ये कहाँ पर है भाई, सी बी बी ए, सी बी बी ए, ये आपका है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, कर लेंगे, समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल भी। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है अगला। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिस्टर का जो कोड है ना, सिस्टर SISTER, सिस्टर का जो कोड है वो आपको दिया गया है 212345। ठीक है, 212345। ठीक है, ये सिस्टर का कोड है। जैसे देखिए आर्क, आर्क का जो कोड है वो है 658। तो हमसे पूछा है कि अरेस्ट का कोड क्या होगा, ARREST, अरेस्ट का कोड। तो देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर अगर आप देखो तो ए का कोड क्या है, 6 है, तो यहाँ पर 6 रख दो। आर का कोड देखो 5 है ना, आर का कोड, और यहाँ पर भी आर का कोड 5 है, तो यहाँ पर 2 बार 5 आ जाएगा। ठीक है, 655। ई है, ई का कोड क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ 4 रख लो। इसका कोड क्या दे रखा है, 2, तो यहाँ 2 रखो। और टी का कोड है यहाँ पे देखो 3, तो यहाँ 3 रखो। तो 655423, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड और सवाल देखो कोडिंग डिकोडिंग का। अब इस सवाल को देखो, आपसे कह रहा है कि कैटरीना, कैटरीना का कोड है 34। ठीक है, KATRINA, कैटरीना को कोड दिया गया 34। आपसे पूछ रहा है कि सलमान का कोड क्या होगा। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट लॉजिक है यहाँ पे। जैसे अगर हम कैटरीना में बात करें तो यहाँ पर देखो आपके वोवेल्स कितने हैं, एक तो वोवेल है ए, एक है वोवेल आई, और एक है वोवेल यहाँ पर, यानी कि कैटरीना के अंदर 3 वोवेल्स हैं। अब देखो ये जो 34 में 3 लिखा है ना, पहले वाला, ये वोवेल्स हैं। कैटरीना में तो लेटर्स कितने होते हैं, 7। अब आप 7 में से 3 तो आपने वोवेल निकाल दिए, तो बच कितने गए, 4, यानी कि 4 होंगे कॉन्सोनेंट्स। कैटरीना में 3 वोवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट। तो लॉजिक क्या है, पहले वोवेल्स लिखे गए हैं फिर कॉन्सोनेंट्स को लिखा गया है। ऐसे ही सलमान की बात करते हैं, सलमान में एक वोवेल ये है और एक वोवेल ये है, दोनों ए हैं। पहले आप 2 लिखेंगे और उसके बाद सलमान में बच गए लेटर्स कितने, 4। ठीक है ना, ये 4 कॉन्सोनेंट है, तो 2 वोवेल 4 कॉन्सोनेंट मिलके 6 लेटर हो गए 24। 24 आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, इसलिए डी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ये भी। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि मैन, MAN, मैन, मैन का कोड आपको दे रखा है 415। आपसे पूछ रहा है कि पेन का कोड क्या होगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर पेन। वी नो कि जो एम होता है ना, एम पे वैल्यू कितनी होती है भाई, एम पे वैल्यू होती है आपकी 13, ए पे वैल्यू होती है 1, एन पे वैल्यू होती है 14। अब आपको काम क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 13 आपको दिख रहा है, तो 13 की डिजिट्स कितनी है, 1 और 3, 2 डिजिट्स है ना, इनको जोड़ दीजिए। 1 + 3 का मतलब हो गया 4। देखो वो 4 यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 है, सिंगल डिजिट है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। और ये जो है 14 है, तो 14 नंबर है ना, तो 14 की डिजिट्स को जोड़ दो, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपको 5 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये 415 कैसे आ रहा है, जो इनकी आपके लिए जो लेटर वैल्यूज होती हैं, लेटर वैल्यूज को यहाँ पर लिखा गया है। अगर सिंगल डिजिट में है तो वैसे का वैसे लिखेंगे, डबल डिजिट में है तो जो उनकी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके तब लिखेंगे। ऐसे देखो पी है, पे वैल्यू होती है 16, पे वैल्यू होती है 5, एन पे वैल्यू होती है 14। जो डबल डिजिट वाले हैं उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, ए + 1 मिलके क्या हो जाएगा, 7,
5 तो पहले से ही सिंगल है, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि बन जाएगा 755 755। 755 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, इसलिए ये आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 9 आपसे कह रहे हैं कि 3 into 4 यहाँ इसका मतलब है 1609। समझ में आ रहा है भाई? देखिए यार, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। अब आप देखो 16 पहले लिखते हैं ये लोग और 9 बाद में लिखते हैं, वाली चीज चल रही है। ऐसे देखो 5 into 6, 5 into 6 को क्या लिख रहे हैं ये लोग 3625। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है भाई कि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो पहले हमने 36 लिख दिया, बाद में हमने 25 लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये मामला? तो आगे देखो, ऐसे ही आपसे कह रहे हैं कि 1 into 2 का जो कोड है वो 401 है। आपसे कह रहा है 4 into 7 का क्या होगा, 4 into 7 का क्या होगा? तो भाई 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो पहले 49 लिखेंगे, बाद में 16 लिखेंगे, तो 4916 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो अब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 2 3 5 17 12 8 20 38 और बीच में क्वेश्चन मार्क है। देखो 2 और 3 में कितने का गैप है? 3 और 5 में कितने का है? 2 का। 5 और 8 में कितने का है? 3 का। 8 और 12 में कितने का है? 4। 12 और 17 में 5। 17 और 23 में कितने का? 6। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर कितने का गैप होगा? 7 का। 7 का गैप करके यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जानी चाहिए वो 30 आनी चाहिए। तो अगर ये 30 ठीक है तो फिर अगला जो डिफरेंस है वो 8 का होना चाहिए। 30 और 38 में 8 का डिफरेंस भी आ रहा है, पहली बात है बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहिए 13 को मिल गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म हुई बात। चलो, तो हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ ये 60 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए।